हेलो वन। नेक्स्ट बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस की थ्योरम्स की, क्योंकि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज के लिए मैंने बोला था कि उससे रिलेटेड थ्योरम्स करूंगा। तो मैं पहले बता देना चाहता हूं कि जो सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें पढ़ रहे हैं उनके लिए चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बट जिनको कॉन्सेप्ट समझना है, चीज़ें समझनी है, ठीक है, कि क्या होता है एक्चुअलिटी में, तो उनके लिए ज़रूरी है। ठीक है, बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है चैप्टर। एक क्वेश्चन बीच में करवाऊंगा, ठीक है, और वो आपके एनसीईआरटी में भी है और आपके एलिमेंट की बुक में भी है, तो आई थिंक वो आपको आना चाहिए। बाकी अदरवाइज बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं थ्योरम्स रिलेटेड टू कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। सबसे पहली थ्योरम्स स्टार्ट करते हैं। क्या बोलती है कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज एसोसिएटिव। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है भाई? एसोसिएटिव होता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज आप पहले से जानते हो, ठीक है, छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मतलब तीन, जैसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन की अगर मैं बात करूं, मान लो मेरे पास नंबर है ए बी और सी, तीन नंबर है, ठीक है, तो अगर मैं इनको a इंटू बी पहले कर देता हूं और फिर इंटू सी करता हूं, या फिर a को मैं एज इट इज रखता हूं पहले b इंटू सी निकालता हूं, दोनों ही कंडीशन में आपका आंसर क्या रहेगा? सेम। इसलिए हम बोलते हैं कि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? एसोसिएटिव होता है। ठीक है, मतलब तीन नंबर्स की बात हो रही है, यहां पे बात हो रही है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की बात हो रही है एसोसिएटिव। इसका मतलब अभी तक तो देखो हम दो फंक्शंस को कंबाइन करते आए थे। ठीक है, क्या करते आए थे? दो फंक्शन को कंबाइन करते आए थे। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन किसके लिए निकाली हमने? दो फंक्शंस के लिए निकाली। ठीक है, तो यहां बात होगी आपको तीन फंक्शंस के लिए। ठीक है, किसके लिए बात होगी? तीन फंक्शंस के लिए। ठीक है, तो लेट मैं आपको बताता हूं एसोसिएटिव का मतलब तीन फंक्शन होंगे। ठीक है, तो लेट मैं मान लेता हूं तीन मेरे फंक्शन। लेट बी द फर्स्ट वन इज ए डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, सेकंड मैंने मान लिया जी डिफाइंड फ्रॉम बी टू सी, और थर्ड मैंने मान लिया एच है, मान लो दैट डिफाइंड फ्रॉम सी टू डी। ठीक है, अब इन तीनों का मुझे कंपोजिशन निकालना है। इसका मतलब हम कैसे लिखेंगे? एच ऑफ जी ऑफ एफ या फिर एफ ऑफ जी ऑफ एच। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये क्वेश्चन, आपको बस पता होना चाहिए कि तीन फंक्शंस का भी कंपोजिशन निकल सकता है। ठीक है, तो पहले एक एग्जांपल ले लेता हूं और आपको बता देता हूं कि तीन नंबर्स का कंपोजिशन अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, और फिर हम बात कर लेंगे किसकी? इस थ्योरम्स की, इसको कैसे प्रूव करना है उसकी। ठीक है, आसान है वो चीजें भी। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं। लेट मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, लेट बी दिस इज एक्स स्क्वायर मान लिया मैंने, एंड देन वी गेट जी ऑफ एक्स। दूसरा फंक्शन है दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस वन ले लिया मैंने, एंड द थर्ड फंक्शन इज एच ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू 2x। ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं ली है ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, मान लो मुझे यही निकालना है एच ऑफ जी ऑफ एफ, एच ऑफ जी ऑफ एफ निकालना है मुझे। ठीक है, इसका मतलब यहां हम क्या लिखते हैं? एक्स लिखते हैं। ठीक है, तो आप इसको किसी भी वे से निकाल सकते हो, यानी मैं इसको ऐसे लिख दूं या फिर चाहे मैं इसको ऐसे लिख दूं, जो आपकी चॉइस हो वैसे आप निकाल सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो आपको क्या करना है? एच ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, इस एच ओ को मैं एज चीज रखता हूं। ये चीज आई थिंक हमने पहले भी सीखी हुई, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो क्या हो जाएगा? दिस बिकम जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। किसी को कोई प्रॉब्लम भाई? यहां तक आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करते थे? यहां डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देते हैं, लेकिन दिक्कत क्या आ रही है कि एक और भी है यहां पे। तो अब मैं क्या करता हूं? इस एफ एक्स की वैल्यू पुट कर देता हूं, दैट इज एक्स स्क्वायर। तो इस एफ एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? एक्स स्क्वायर। दिस बिकम एच ऑफ जी ऑफ, ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। अब आई थिंक कुछ खास बचा नहीं है, ये चीज तो हमें पहले से पता है। ठीक है, अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? इसको लिख सकता हूं एच ऑफ जी ऑफ एक्स स्क्वायर। यस और नो? किसी को कोई प्रॉब्लम भाई? आई थिंक नहीं होनी चाहिए। अब इसके आगे मैं लिख सकता हूं, देखो फंक्शन h क्या है? ये है। इस x की जगह मैंने क्या रखा है? जी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो लिख दो दिस इज इक्वल टू 2, और x की जगह क्या लिखना है? जी ऑफ एक्स स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम भाई? आई थिंक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब मेरे पास तो जी एक्स है, मेरे पास जी एक्स स्क्वायर तो नहीं है, तो क्या मैं निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। नाउ जी एक्स स्क्वायर क्या होगा भाई? अब मैंने x की जगह क्या रखा? एक्स स्क्वायर, तो यहां एक्स स्क्वायर है तो यहां भी आ जाएगा दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है भाई, अब ये यहां पुट कर दो बस, ट्वाइस ऑफ जी एक्स स्क्वायर क्या निकाला मैंने? एक्स स्क्वायर प्लस 1, दैट्स योर आंसर। सिंपल है भाई, आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ठीक है, तो तीन फंक्शन भी हो तो उनका भी हम कंपोजिशन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हो सकता है कि कुछ बच्चों को ऐसे हो कि सर ऐसे भी निकाल के दिखाई दो कि एच ऑफ जी इसको इकट्ठा ले लूं एंड ऑफ एफ अलग ले लूं, नो प्रॉब्लम, इसका निकाल लो। ठीक है, इसका निकालोगे क्या? इसके साथ में क्या लिखूंगा? एक्स, यस और नो। ठीक है,
अब मुझे पता है एफ ऑफ एक्स क्या है, फिर से मुझे पता है दैट इज एक्स स्क्वायर, तो दिस इज एच ऑफ जी, ठीक है, ऑफ एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज एक्स स्क्वायर। मैंने इसको एज इट इज लिख दिया, यस और नो, किसी को दिक्कत भाई? एच ऑफ जी ऑफ एक्स स्क्वायर, इस एफ एक्स की जगह मैंने क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर लिख दिया, तो इसका काम खत्म, ठीक है। अब मेरे पास फिर से वही दो फंक्शन है, इसको मैं लिखता हूं एच ऑफ जी ऑफ एक्स, सॉरी जी ऑफ, ये एक्स स्क्वायर है तो दिस इज एक्स स्क्वायर एज इट इज, क्योंकि यही मेरा आर्ग्यूमेंट होता है, इसी को अंदर लाना होता है। यहाँ एक्स होगा तो एक्स, वाई होगा तो वाई, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन आएगा, एच ऑफ जी ऑफ एक्स स्क्वायर। फिर से मेरे हिसाब से कुछ बचा नहीं है, वही है जो मैंने अभी अभी निकाला है, तो इट मीन्स ये 100%। देखो अब ये मेरा प्रूव भी हो गया एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है। मैंने तीन कोई फंक्शन लिए, मैंने ऐसे निकाल लिया और ऐसे भी निकाल लिया। मुझे एच ऑफ जी ऑफ एफ में क्या प्रूव करना था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में यही प्रूव करना था कि दिस, अगर मैं पहले दो को इकट्ठा लूं या फिर एच ऑफ जी ओ एफ इसको इकट्ठा लूं तो ये इक्वल होगा, यही मुझे प्रूव करना था। किसमें? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में यही प्रूव करना था। अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में यही प्रूव करना है तो देखो यहाँ पे मैंने यही काम किया है, मैंने किया एच ऑफ जी ऑफ एफ ये निकाल दिया और यहाँ पे एच ऑफ जी ऑफ एफ ये निकाल दिया, सॉरी, ठीक है। मतलब वे इज, पहले मैंने दोनों को कंबाइन किया और लास्ट में मैंने पहले दो को कंबाइन किया, ठीक है। तो तकरीबन वे वही सेम सही है, ठीक है। तो दोनों से आंसर मेरा क्या आएगा, सेम ही आएगा, ठीक है। अब बात अगर इसको प्रूव ही करने की हो ठीक है, एक तरीका ये होगा कि मैंने तीन कोई फंक्शन लिए उससे मैंने इसको प्रूव कर दिया, ठीक है, ये भी ठीक है। या फिर देखो एक और तरीका हो सकता है, इसी से ऑब्जर्व करूं मैं तो मुझे दिख रहा है कि फंक्शन एफ जी एस 3 है, ठीक है। तो अब इसको एक बार चलो रहने देते हैं, यहां पे मेरी इनपुट एक्स होगी तो 10 बी पे क्या होगा, एफ ऑफ एक्स होगा, यस और नो, किसी कोई प्रॉब्लम भाई, ठीक है। यहां पे एक्स है तो दिस बिकम एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब ये एफ ऑफ एक्स किसका डोमेन है, जी का, तो लेट मैं इसको वाई के इक्वल मान लेता हूं। तो अगर इसका वाई डोमेन है तो दिस फंक्शन इज जी ऑफ वाई, यस और नो, बिल्कुल सही। जी ऑफ वाई, लेट मैं इसको जेड के इक्वल मान लेता हूं। तो अगर इसका डोमेन, अब एच का डोमेन ये होगा तो इसका डोमेन एच है तो दिस बिकम एच ऑफ जेड, यस और नो, किसी को कोई प्रॉब्लम भाई यहां तक, ठीक है। मैंने क्या किया, अगर एफ फंक्शन एफ लिया फ्रॉम डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, अगर मैंने x इनपुट डाली तो यहाँ पे एफ एक्स मेरे आउटपुट आएगी, यस और नो, सेम एज इट इज है। मान लो कि मेरे पास क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो हमने देखा कि इस x की वैल्यू कहाँ से आएगी, पहले सेट से, और ये वैल्यू कहाँ जाएगी, दिस वैल्यू इज ऑफ एफ ऑफ एक्स कहाँ जाएगी, सेट बी में, क्योंकि फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। तो यहाँ मैं अगर 1 लिखूंगा दिस बिकम 1 स्क्वायर इज 1, तो 1 मैपिंग विद 1। यहाँ मैं 2 लिखूंगा तो 2 स्क्वायर इज 4, तो 2 इज मैपिंग, तो दिस वैल्यू इज ऑफ एफ एक्स, ठीक है। एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या है, 4। तो यहां जो डालते हैं वो डोमेन, ये मेरा क्या हो गया, कोडोमेन रेंज, ठीक है। पूरा कोडोमेन हो जाएगा और जस्ट ये क्या हो जाएगी इसके लिए, ये 2 मैपिंग विद 4, यानी एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या है, दैट इज 4 है, ठीक है। आ जाएगा आई थिंक समझ में, ये चीजें हम पहले भी कर चुके हैं ठीक है। तो मैंने जनरली ये ले लिया, ठीक है। तो हमें ये लेट करना पड़ेगा यहाँ पे कि लेट x बिलोंग्स टू, किसको बिलोंग कर रहा है, a को बिलोंग कर रहा है, x a को बिलोंग कर रहा है, देयरफॉर मैं बोल सकता हूं कि फंक्शन f इज डिफाइंड फ्रॉम a टू b है, ठीक है। ये भी आपको ज्यूम करना है कि लेट फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम a टू b, g फ्रॉम b टू c एंड h फ्रॉम c टू d, क्योंकि सारी चीजें ज्यूम करके चल रहे हैं, ठीक है। तो x अगर a को बिलोंग करता है तो सिंपल सा है कि fx किसको बिलोंग करेगा भाई, ये है a टू b, fx किसको बिलोंग करेगा, b को बिलोंग करेगा। तो लेट मैंने मान लिया कि fx इज इक्वल टू क्या मान लिया मैंने, y, तो y भी किसको बिलोंग करता है, b को बिलोंग करता है। तो f ऑफ y किसको बिलोंग करेगा, f ऑफ y बिलोंग टू c, ठीक है। एफ वाई को फिर से मैंने ज्यूम कर लिया कि एफ ऑफ वाई मेरा क्या है, जेड, तो जेड बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, सी। और इस जेड के लिए जो सी को बिलोंग करता है फंक्शन एस क्या बोलेगा, सॉरी दिस इज जी ऑफ वाई, क्योंकि ये फंक्शन, ये कहां बात हो रही है, फंक्शन एफ की, फिर मैंने यहां पहुंच गया फंक्शन जी में, एंड नाउ वी आर गोइंग विद फंक्शन। तो यहां जेड बिलोंग करता है तो ये क्या हो जाएगा, एच ऑफ जेड को बिलोंग करेगा, बिलोंग्स टू डी हो जाएगा, ठीक है। सिंपल है, हो जाएगा। देखो इसको प्रूव करने का क्या तरीका है, ठीक है, सिंपल सा है, सेम एज इट इज वही लेते हैं, एक साइड ये लेते हैं एच ऑफ जी ऑफ एफ, ठीक है। इसको क्या लिखोगे, एच ऑफ जी एज इट इज, ठीक है। इसको मैं लिख दूंगा एक्स के साथ करना है, दिस बिकम एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है भाई, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मेरे पास है दैट इज इक्वल टू वाई, तो क्या मैं इसकी जगह वाई रख सकता हूं, बिल्कुल वाई रख सकते हैं। दिस बिकम एच ऑफ जी ऑफ वाई, दो फंक्शन की कंपोजिशन पहले सीख चुके हैं। अब जी वाई की वैल्यू क्या है, जी वाई की वैल्यू मैंने इक्वल टू माना है जेड के इक्वल लिया, तो दिस इज एच जेड, ये मेरा आ गया फाइनल आंसर,
ठीक है, यानी एच जेड कहां जाके रुकेगा, यहां। इसको मानना चाहो टी मान सकते हो, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। सेम एज इट इज मैं ये लेके चलूंगा, दिस बिकम एच ऑफ, इसको जी ऑफ को लिखता हूं मैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये बाकी एज इट इज। इस एच ओ को एज इट इज रखता हूं, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी एज इट इज, एफ एक्स की वैल्यू फिर से वाई, और जी वाई की वैल्यू क्या है जेड, तो एच ऑफ जेड क्या हो जाएगा एच जेड, दैट्स इट, ठीक है। दोनों इक्वल है, इट मींस दिस इज प्रूव्ड, ठीक है। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने पहले बताया था, बट आपको आई थिंक 3 फंक्शन भी मिल जाए तो उनकी कंपोजिशन आप आसानी से निकाल सकते हो जाएगा। नेक्स्ट थ्योरम, एक इंपॉर्टेंट थ्योरम करते हैं इसको, नेक्स्ट थ्योरम की बात करते हैं, थ्योरम नंबर 2 क्या बोलते हैं। नेक्स्ट थ्योरम बोलती है कि कंपोजिशन ऑफ 2 1 फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ 2 यानी 2 फंक्शन है, दोनों 1 1 है, ठीक है, इज ऑल्सो 1 1, ठीक है। यानी 2 फंक्शन है मेरे पास, दोनों 1 1 है, अगर उनको मैं कंबाइन कर दूं, उनका कंपोजिट फंक्शन निकालता हूं तो दैट इज ऑल्सो 1 1 होगा, ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है। तो ये थ्योरम भी है और आप प्रूव भी करोगे, ठीक है। तो सिंपली देखो, इसने क्या बोला, एक फंक्शन एफ है, ठीक है, मान लो ये डिफाइन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, और ये एफ क्या है 1 1, इसने बोला है कि ये है भाई। फिर इसने एक फंक्शन दिया जी, डिफाइंड फ्रॉम मान लो बी टू सी है, ठीक है, बी टू सी वो डिफाइन है, और ये भी क्या है 1 1 है। देन इसने बोला है कि देन प्रूव दैट, तब मुझे प्रूव करना है कि जी ओ एफ इज ऑल्सो 1 1, ठीक है, इफ एग्जिस्ट, ठीक है, अगर एग्जिस्ट करता होगा तो ये 1 1 होगा, ये मुझे बोला है, ठीक है। ठीक है, तो प्रूव करने का सिंपल सा पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि कैसे है, फिर हम इसको प्रूव करें। प्रूव 1 1 प्रूव करने का वही तरीका रहेगा हमारा, 2 एलिमेंट लेंगे, ठीक है, उनके फंक्शन को इक्वल रुक देंगे, अगर मेरे दोनों एलिमेंट इक्वल आते हैं तो इट मींस दैट इज 1 1, अदरवाइज वो क्या होगा मेरा 1 1 नहीं होगा, ठीक है। तो सिंपल सा देखो, इसमें अगर समझने वाली बात करें तो मान लो मेरे पास 3 सेट है ए बी और सी, ठीक है, क्या पॉसिबल हो सकता है या नहीं वो देखते हैं। तो लेट फंक्शन एफ डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, और इसने बोला है ये 1 1 है, इसने क्या बोला ये 1 1 है। सेम एज इट इज फंक्शन जी जो है वो मेरा डिफाइन है फ्रॉम बी टू सी एंड दिस इज ऑल्सो 1 1, ये भी मेरा 1 1 है। इसका मतलब एक एलिमेंट एक के साथ ही मैप होगा। तो लेट मैं यहां एलिमेंट ले लेता हूं 1 2 3 4 मैंने ले लिया, ये मैप है ए बी सी डी के साथ, 1 मैपिंग विद 1, ठीक है 4। क्या ये 1 1 फंक्शन दिख रहा है आपको? बिल्कुल दिख रहा है। यहाँ पे अगर एक और एक्स्ट्रा एलिमेंट लेना चाहो ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, अभी भी ये 1 1 ही है। तो मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। थ्योरम्स का मतलब यही है, ये चीज ध्यान रखना कि जो कंडीशन है वो फुलफिल होनी चाहिए, तब मैं आगे की बात 100% श्योरिटी के साथ बोलूंगा। अगर मेरी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, यानी मैंने मन बोल दिया, तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, फिर आगे होगा या हो सकता है नहीं हो सकता, ठीक है, वो इसकी चॉइस। तो नेक्स्ट बात करते हैं, लेट्स मैं आगे लिख देता हूँ 5 6 7 8 9 10, मान लो ये भी 1 1 है, तो इसका मतलब 1 मैपिंग विद 1 1 मैपिंग विद 1 1 मैपिंग विद 1 1 मैपिंग विद 1, है सुनो, कोई प्रॉब्लम भाई, ठीक है। ये भी 1 1 है, ये भी 1 1 है, किसी को कोई प्रॉब्लम, दोनों 1 1 है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो मैं चेक करता हूं क्या ए टू सी मतलब जीओएफ निकालना है मुझे, जीओएफ मतलब ए टू सी क्या 1 1 होगा। तो मैंने यहां ए लिख लिया, मैंने यहां सी लिख लिया, ठीक है। अब मैं जो क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट है वो लिखता जाऊंगा, ये मैं क्या निकाल रहा हूं जीओएफ निकाल रहा हूं फ्रॉम ए टू सी, ठीक है। चेक करो 1 कहां पहुंचा ए पे और ए कहां पहुंचा 5 पे, इसका मतलब 1 मैपिंग विद 5 इन जीओएफ, तो 1 मैपिंग विद 5 है, अभी तक 1 1 है, एक एलिमेंट एक से ही है। नेक्स्ट मैं गया 2 पे, 2 पहुंचा बी पे और बी पहुंचा 6 पे, तो बीच वाला हटा दिया, 2 और 6 मैप करेंगे जीओएफ में, बिल्कुल ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट मैंने गया 3 गया सी पे, सी गया, अब सी गया 10 पे, तो 3 मैपिंग विद 10, यहां भी 1 1 ही है। 4 मैपिंग विद डी एंड डी पे विद 7, तो 4 किसके साथ जाएगा 7 के साथ, 4 जा रहा है 7 के साथ। क्या यहां तक मेरा 1 1 ही है फंक्शन, ठीक है, बिल्कुल है। 4 एलिमेंट थे, चारों कनेक्टेड है और चारों की क्या है एक यूनिक इमेज बन रही है, ठीक है, ओनली 1, ठीक है। इसका मतलब 1 में क्या होगा, किसी भी 2 एलिमेंट्स की डोमेन के अंदर कोई भी 2 एलिमेंट की सिंगल इमेज नहीं है, सबकी अलग अलग है, इट मीन दिस फंक्शन इज ऑल्सो 1 1, ठीक है। ये तो हो गया एग्जाम्पल लेके प्रूव करने का तरीका, ठीक है, बट ऐसे तो कितने भी एग्जाम्पल लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो 1 1 प्रूव करने का मेरे पास तरीका भी है, ठीक है। अब कुछ भी ट्राई करके देख सकते हो, यहाँ पे ये दोनों 1 1 है, ठीक है।
अब कितने भी एलिमेंट कैसे भी लेके देख लो, आपको हमेशा ये 1 1 ही मिलेगा। ये थ्योरम यही बोलती है कि ये दोनों 1 1 होने चाहिए, तब इनका कॉम्बिनेशन हमेशा क्या मिलेगा, 1 1 मिलेगा। ठीक है, अब बात आती है इनको प्रूव करने के तरीके पे कि अगर मुझे प्रूव करना पूछा जाए तो मैं कैसे प्रूव करूंगा। सिंपल सा तरीका है, वही तरीका मेरा, ठीक है, जैसे हम पहले करते थे। ठीक है, अब इसको 1 1 प्रूव करना है तो हम क्या करते थे, इसके डोमेन में से, इसका डोमेन क्या है, यहां से 2 एलिमेंट उठाते थे कोई भी। ठीक है, तो यहां पे लिखूंगा लेट फंक्शन f फ्रॉम a टू b, ठीक है, एंड g इज फ्रॉम b टू c, सॉरी, g इज फ्रॉम b टू c, बोथ आर 1 1। ये मुझे गिवन है कि दोनों 1 1 है, मैंने सिर्फ ये बता दिया कि a टू b है, ये b टू c है। ठीक है, तो मैंने क्या लिया कि लेट x1 x2 बिलोंग्स टू a, मैंने ले लिया कि x1 और x2 क्या है, a को बिलोंग करते हैं। ठीक है, मैंने मान लिया कि x1 x2 दोनों किसको बिलोंग करते हैं, a को बिलोंग करते हैं। नाउ अब मैं क्या करूंगा, मैंने क्या किया कि मैंने बोला कि fx1 इज इक्वल टू fx2 होगा। मैंने बोला कि fx1 इज इक्वल टू fx2 होगा, यस और नो। ठीक है, कब होगा, जब ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो जैसे हम 1 1 कैसे प्रूव करते थे, ऐसे प्रूव करते थे ना कि फंक्शन f 1 1 है कि नहीं, a टू b चलते थे, हम यहाँ से 2 एलिमेंट लेते थे x1 x2, फिर मैं क्या करता, इनके फंक्शन fx1 इज इक्वल टू fx2 पुट करता। अब जो भी मुझे गिवन होता, मान लो यहाँ फंक्शन गिवन है x1 + 1, x + 1 गिवन होता था, तो मैं कर देता दोनों साइड x2 + 1, 1 से 1 कैंसिल आउट, x1 इज इक्वल टू x2। अगर ये आ गया तो फंक्शन 1 1 है, अदरवाइज ये क्या है, मैनी 1 होगा। ठीक है, तो सेम तरीका हमने यहाँ लगाया। मैंने बोला कि x1 एंड x2 बिलोंग्स टू a, सेट a को बिलोंग करते हैं, तो fx1 इज इक्वल टू fx2 मैंने ले लिया, कोई भी 2 ठीक एलिमेंट उठाए। अब एक चीज अगर मैं बात करूं, लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि ये fx मुझे यहां से मिलेगा, लेट मैं इसको y को मान लेता हूं, क्यों, क्योंकि ये किसका डोमेन है, g का, ये किसका डोमेन होगा, g का, तो इसके लिए अलग वैल्यू आएगी, इसके लिए अलग वैल्यू आएगी। ठीक है, तो क्या मैं डायरेक्टली यहां पे ये लिख सकता हूं, ठीक है, देखो ये किसके लिए डोमेन है, g के लिए डोमेन है, और g के यहां के सेम एलिमेंट के लिए मैं अगर बात करूं कि भाई b के लिए 6 आएगा तो b के लिए 6 ही आएगा ना, दोनों एलिमेंट, तो दोनों ये इक्वल है, तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं कि g ऑफ f ऑफ x, दिस मस्ट बी, सॉरी, x1 इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x2 भी होगा, यस और नो। ये किसी को समझ में नहीं आया हो, ठीक है। ठीक है, देखो भाई ये और ये दोनों एक ही बात है। ठीक है, मैंने क्या बोला, मान लो ये दोनों y के इक्वल है, दोनों इक्वल है तो किसी एक एलिमेंट के इक्वल मान सकता हूं। ठीक है, तो अब मैं बात करूं, क्या मैं बोल सकता हूं कि gy इज इक्वल टू gy होगा, यस और नो, सेम ही बात है तो इक्वल तो होगा भी, x इज इक्वल टू x, y इक्वल टू y होता ही है। ठीक है, तो मैंने सिर्फ क्या किया, इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, और यहां पे ये दोनों y के इक्वल है, तो इस y की जगह मैंने ये रख दिया और यहां पे y की जगह मैंने ये रख दिया, इसको इक्वल बोल दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक। ठीक है भाई, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हम सबको पता है, ठीक है, अब मैं वापस चलना स्टार्ट करता हूं कि g मुझे क्या गिवन है, एंड वी नो, हम जानते हैं कि gx क्या है, इज 1 1, gx मेरा क्या है, 1 1 है, यस और नो, बिल्कुल है भाई। ठीक है, मुझे बोला हुआ है, कंडीशन दी है कि gx क्या मेरा 1 1 है। अगर ये 1 1 है, ठीक है, तो इसका मतलब f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 होगा, यस और नो। क्यों होगा भाई, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर 1 1 होता है, ठीक है, तो ये इक्वल फंक्शन इक्वल कब होंगे, जब ये एलिमेंट मेरे इक्वल होंगे। ये 1 1 फंक्शन में हम सीख चुके हैं, तो मैंने बोला fx1 इज इक्वल टू fx2। ठीक है, अब मुझे पता है कि f इज ऑल्सो 1 1, f इज ऑल्सो 1 1, तो f अगर 1 1 है तो इसका मतलब ये भी मैं बोल सकता हूं इसके एलिमेंट भी इक्वल होंगे, इट मींस x1 इज इक्वल टू x2, x1 इज इक्वल टू x2। ठीक है, तो मैंने क्या लिया, देखो यहां से देखो, ये बोलता है कि g ऑफ f ऑफ x1 इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x2। ठीक है, ये पूरा अगर इक्वल है, ठीक है, तो इसका जो डोमेन है वो भी इक्वल है, यानी अगर इसकी रेंज की वैल्यू इक्वल है तो इसका डोमेन भी इक्वल है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम क्या प्रूव करते हैं, यही तो प्रूव करते हैं, दो फंक्शन लिए, दोनों की इक्वल लिया, अगर फंक्शन का जो डोमेन है वो अगर इक्वल आ जाता है, डोमेन के जो एलिमेंट है वो इक्वल आ जाते हैं, इट मींस वो क्या हो जाता है मेरा, दैट इज 1 1 फंक्शन। देयरफॉर मैं बोल सकता हूं कि g(f) इज एन 1 1 फंक्शन। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, ये 1 1 था, ये 1 1 था, इसको 1 1 प्रूव कर दिया। ठीक है, हो सकता है कुछ बच्चों को ये चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगे, ठीक है, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ रहा है तो चीजें आराम से हो जाएगी। ठीक है,
अब कुछ बोलेंगे हम यहाँ भी तो बोल सकते थे सर कि ये 1 1 है, ठीक है, हमने यहाँ लेट किया है भाई, ये हम लेके चले हैं कि ये दो चीजें इक्वल है दो अलग अलग एलिमेंट के लिए, ठीक है। अब मुझे प्रूव करना है कि ये 1 1 है, तो ये 1 1 के लिए फंक्शन क्या होगा, फंक्शन ये वैल्यू किसकी है, g ऑफ f ऑफ x की वैल्यू है भाई ये वाली। तो ये दोनों जब इक्वल आएंगे, इसको इक्वल पुट किया मैंने यहां से, और इसका डोमेन क्या है, x1 इज इक्वल टू x2, यानी इसके एलिमेंट अगर मैं इसके लिए प्रूव कर दूं कि ये इक्वल है, देन वी कैन से दैट द फंक्शन इज 1 1। आई बात समझ में, सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, एक जो आपकी बुक में एनसीईआरटी में क्वेश्चन है उसमें उल्टा गिवन है कि उसने क्या बोला कि अगर g ऑफ f, उसने क्या बोला कि g ऑफ f ऑफ x इज 1 1, अगर ये मेरा फंक्शन 1 1 है, ठीक है, तो उसने पूछा है क्या जरूरी है, इट इज नेसेसरी दैट f एंड g बोथ आर 1 1, ठीक है। अगर ये 1 1 है तो क्या जरूरी है कि ये दोनों फंक्शन 1 1 होंगे, इसकी बात करते हैं। अब ये 1 1 मुझे नहीं गिवन है, अब ये 1 1 मुझे नहीं गिवन है, इसने जस्ट पूछा है कि भाई अगर ये 1 1 है तो क्या जरूरी है कि ये भी 1 1 हो। देखो ये 1 1 होंगे तो 100% 1 1 होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन ऐसी कंडीशन क्या जरूरी है वो चेक करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट मैं चेक करता हूं इसका, ये 1 1 हो गया या मैनी 1 1 1 तो मुझे दिख रहा है, मैंने एक काम किया, इसको मैनी 1 बना के देख लिया, ठीक है, इसको क्या कर दिया मैनी 1, मान लो एक और मैंने 5 लिया यहाँ पे और इसको कनेक्ट कर दिया डी से, मैंने इसको क्या बना दिया, मैनी 1 बना दिया। अब देखो क्या ये 1 1 बचा है, ठीक है, चेक करते हैं। 1 के लिए क्या है 5 है, 2 के लिए 6 है, 3 के लिए 10 है, 4 के लिए वही 7 है, 5 के लिए डी फिर से 7 है, तो 5 किससे मैप हो रहा है, 7 से फिर से मैप हो रहा है, क्या बच गया ये मैनी 1 बन गया, यानी काम नहीं चलेगा भाई, ये तो 100% 1 1 होना चाहिए। तो एक कंडीशन मुझे मिल गई कि अगर g ऑफ x इज 1 1 है तो f ऑफ x इज 1 1 होना चाहिए, तो बोल सकते हो f ऑफ x मस्ट बी 1 1 या शुड बी 1 1 व्हाटएवर इट इज, ठीक है, जो इंग्लिश में करना चाहो। ठीक है, f ऑफ x क्या होना चाहिए, 100% मुझे 1 1 चाहिए, ठीक है। मैंने मैनी 1 करके देखा, क्या हो गया, गड़बड़ होगी, ये मैनी 1 हो गया मेरा, ठीक है। अब मैंने इसको हटा दिया, मैंने इसको 1 1 ही रखा, इस 4 को भी 5 को हटा दिया, अब मैंने इसको तो 1 1 रखा, अब उसकी ट्राई करता हूं मैनी 1 करके, क्या मुझे कैसा मिलता है। ठीक है, मान लो एक और एलिमेंट ले लिया मैंने f एंड f इज इंगिसविस्टन, ठीक है। अब देखते हैं कुछ फर्क पड़ा क्या, 1a5 1 5 से कनेक्टेड, ठीक है, 2 गया b पे, b गया 6 पे, तो 2 6 से कनेक्टेड है, कोई दिक्कत नहीं, 3 गया c पे, c कनेक्ट 10 से, 3 10 से कनेक्टेड, नो प्रॉब्लम, 4 गया d से, d कनेक्टेड 7 से, तो 4 और 7 कनेक्टेड है, ठीक है। अब सॉरी 5 इसमें है नहीं ना, 5 हटा दिया हमने, ठीक है, तो इसका काम खत्म। तो क्या अब इस फंक्शन में कुछ फर्क पड़ा, इसको मैंने मैनी 1 बना दिया, इसको क्या बनाया मैंने मैनी 1 बनाया, तो क्या कुछ फर्क पड़ा है इस पे, ये तो 1 1 ही रहा, ठीक है। मींस यहां पे मुझे दिख रहा है कि f जरूरी है 1 1 हो, लेकिन gx जरूरी नहीं है, ये मे बी और मे नॉट बी, ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि हो, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है ये एग्जैक्टली, ठीक है, 1 1 और ऑन टू दोनों के लिए पूछा हुआ है, पहले 1 1 की बात करें फिर ऑन टू की बात करें, ठीक है। तो मैंने बता दिया कि अगर ये दोनों 1 1 हो तो ये 1 1 कैसे प्रूव करते हैं, 100% होगा ये। अब उल्टा दिया इसने, इसको 1 1 बोला और इसने पूछा कि चेक वेदर f एंड g इज नेसेसरी टू बी 1 1 और नॉट, ये जरूरी है क्या कि दोनों 1 1 हो या नहीं हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने का ऐसा तरीका नहीं है, इसको ऐसे ही करना पड़ेगा। आपको ऐसे एग्जांपल लेने पड़ेंगे, जैसे मैंने लिया 3 सेट ले लिए मैंने, f यहां से डिफाइन है, g यहां से डिफाइन है, ये 1 1 है, ये मैनी 1 है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये 1 1 मिल रहा है, तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो हम एज्यूम करेंगे लेट बी सेट a इज दिस, b इज दिस, c इज दिस, f डिफाइंड फ्रॉम a टू b, g डिफाइंड फ्रॉम b टू c, ठीक है, ये इससे कनेक्टेड है, और f मैंने क्या बोला 1 1 है, ये तो होना ही होना चाहिए, कंपलसरी हो गया, ठीक है। तो ध्यान रखना कि g of f अगर फंक्शन है तो अगर ये 1 1 है, अगर ये 1 1 है तो f जो है ना अंदर वाला ये 100% 1 1 ही होना चाहिए, ठीक है, ये 100% 1 1 होना चाहिए, तभी ये g of 1 1 होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी है कि g of 1 1 है, तो व्हाट अबाउट g एंड f, तो f इज 100% ff, व्हाट अबाउट g मुझे नहीं पता कि g 1 1 भी हो सकता है और मैनी 1 भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम, मुझे दोनों कंडीशन में g of मेरा 1 1 हो सकता है, ठीक है। तो आई थिंक हो जाएगा, ठीक है। अब हम करेंगे ऑन टू की बात, ठीक है, तो ये हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं। अब सेम एज इट इज हमने क्या लिया, अब बात करेंगे हम ऑन टू की, ठीक है, जहां 1 1 है वहां ऑन टू कर दो, बस इस 1 1 की जगह ऑन टू कर दिया एंड दिस इज ऑल्सो ऑन टू,
तो इसने क्या बोला कि कंपोजिशन ऑफ दो फंक्शन है, उनकी अगर मैं कंपोजिशन करता हूं, ठीक है, तो वो क्या होंगी उनका जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होगा वो भी क्या होगा, मेरा ऑन टू ही होगा, ठीक है। इसको अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझना चाहो तो ऐसे समझ लो, ठीक है। फिर हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं उस तरीके से। ए टू बी है मान लो मेरा, ठीक है, 1 2 3 4 कुछ भी ले लिया, दैट इज ए बी एंड सी। 1 ए से कनेक्टेड है, 2 ए से कनेक्टेड है, मान लो 3 बी से कनेक्टेड है एंड 4 इज कनेक्टेड टू सी, ठीक है। कौन से टाइप का फंक्शन है भाई, दैट इज ऑन टू। ये क्या है, मेरा ऑन टू है। ऑन टू क्या बोलता है कि जो मेरा कोडोमेन और रेंज दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए, यानी मेरा कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, हर एलिमेंट की एक प्री इमेज होनी चाहिए, दैट इज ऑन टू। अब नेक्स्ट फंक्शन एफ हो गया, मान लो ये ए जी है, बी टू सी डिफाइन है, ठीक है, और यहां भी मैंने ले लिया 1 2 3, ए कनेक्टेड विद 1, बी कनेक्टेड विद 2 एंड सी इज कनेक्टेड विद 3, ये भी ऑन टू हो गया, ठीक है, ये भी ऑन टू है। अब मैं निकालता हूं ए टू सी, ठीक है। ए टू सी देखो, जे एंड सी। अब 1 ए पे गया और ए पहुंचा 1 पे, तो 1 इज कनेक्टेड विद 1, ठीक है। या कुछ भी और अलग नंबर भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, 1 2 3 से इसको 5 6 7 ले लो चाहे, तो ये कनेक्टेड हो जाएगा विद 5, ठीक है। 1 इज मैपिंग विद 5, 2 ए पे गया, ए 5 से कनेक्टेड है, तो 2 इज ऑल्सो मैपिंग विद 5, ठीक है। नेक्स्ट 3 इज बी एंड 6, तो 3 इज मैपिंग विद 6 एंड 4 मैपिंग विद 7, तो ए टू सी निकाल दिया मैंने, यानी बात कर रहे हैं जी ओ एफ की यहां से, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ जीएफ की बात कर रहे हैं, जीएफ की बात करना, फोक की बात करनी, तो फिर आपको दोबारा से सेट, अगर वो डिफाइन है तो ही मैं आगे बात करूंगा। कंडीशन दोनों पे लगेगी, ठीक है, कंडीशन दोनों पे ही चलेगी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से बोलता कि फंक्शन मान लो जी ए टू बी डिफाइन कर रहा है, एफ जो है वो बी टू सी डिफाइन है, ऐसे में, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, ये फोक हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1 1 है, ये 1 1 है, तो ये भी 1 1 होगा, ये ऑन टू है, ये ऑन टू है, तो ये भी ऑन टू होगा 100%, ठीक है। तो ये भी ऑन टू है, ये भी ऑन टू है, ये आपको क्या मिला, दैट इज ऑल्सो ऑन टू, ठीक है। 100% आपको ऑन टू मिलेगा, कोई और ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास, ठीक है। क्यों नहीं है भाई, ठीक है। मान लो यहां कोई एलिमेंट खाली छोड़ दूं तो ये ऑन टू नहीं बचेगा, तो नहीं रह सकता। यहां कोई एलिमेंट छोड़ता हूं तो ये ऑन टू नहीं रहेगा, यहां भी नहीं छोड़ सकता, ठीक है। तो 100% मुझे क्या मिलेगा, ये ऑन टू मिलेगा, ठीक है। अब इसको प्रूव करने का तरीका देखते हैं, ठीक है। सेम एज इट इज वैसे ही करना है आपको। मैं क्या करूंगा, एक फंक्शन एफ लूंगा डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, एक फंक्शन मैंने जी लिया डिफाइंड फ्रॉम बी टू सी, ठीक है। अब मुझे देखो सिंपली यहां से मुझे नजर आ रहा है कि मान लो कोई भी एक एलिमेंट ए है, कोई भी एक एलिमेंट ए है, दैट इज बिलोंग्स टू, किसको बिलोंग करता है, सेट सी को बिलोंग करता है, सेट सी को अगर बिलोंग करता है तो, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि फॉर ऑल, ये ऐसे लिखना है कि फॉर ऑल का सिंबल यही होता है, ए बिलोंग्स टू सी, इस सेट सी को जितने भी एलिमेंट बिलोंग करते हैं उनकी एक प्री इमेज होगी बी में, यस और नो, यस और नो, बिल्कुल होगा भाई। तो मैं बोल सकता हूं कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सी देयर इज प्री इमेज ऑफ सी, सॉरी ऑफ ए इन सेट बी, यस और नो, ठीक है। अगर ये ऑन टू है, और इसका रीजन भी यही है दैट जी इज ऑन टू, जी फ्रॉम बी टू सी इज ऑन टू, यस और नो, यानी इसके जितने भी एलिमेंट हैं उनकी कोई प्री इमेज मिलेगी यहां पे, क्यों मिलेगी, बिकॉज दिस फंक्शन इज ऑन टू, ठीक है। सेम एज इट इज, यही बात मैं इसके लिए बोल सकता हूं कि ए बिलोंग्स टू सी, ठीक है, सारे जो ए बिलोंग्स टू सी करते हैं उनकी एक प्री इमेज मिलेगी यहां पे, ठीक है। और वो प्री इमेज क्या होगी भाई, ठीक है, वो प्री इमेज कुछ भी हो सकती है ना, ठीक है। तो किसकी इमेज होगी, ए बिलोंग्स टू सी, इसकी प्री इमेज होगी जी में। और अब यहां से मैं बोल सकता हूं कि फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू सी लिया, तो दैट इज टू बी, सारे एलिमेंट जो बी को बिलोंग करते हैं, सेट बी को बिलोंग करते हैं, उनकी भी प्री इमेज होगी किसमें, सेट ए में होगी, यस और नो, क्यों होगी, दैट इज ऑल्सो ऑन टू, तो इसकी एक प्री इमेज होगी इसमें, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब इतना होने के बाद, ठीक है, सेट ए में होगी, रीजन इसका वही रहेगा कि एफ इज एफ फ्रॉम, सॉरी ये बी टू सी था मेरा, मैंने लिखा नहीं, ठीक है, एफ फ्रॉम ए टू बी इज ऑन टू, इसका रीजन भी यही रहेगा, ठीक है। अब यहां से मुझे क्या मिलता है, इन दोनों बातों से मुझे एक चीज मिलती है कि इसकी प्री इमेज यहां है, इसकी प्री इमेज यहां है, हर एक एलिमेंट की, यहां जितने एलिमेंट है सबकी यहां है, और यहां जितने उन सबकी यहां है, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि यहां जितने उन सबकी यहां होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल 100% होगी। यहां जितने सारे हैं उनके लिए कुछ ना कुछ यहां है, और जितने सारे यहां हैं उन सबके लिए यहां है, ठीक है।
तो 100% मुझे क्या मिलेगा, यहां भी हर इमेज मिलेगी, ठीक है। तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं कि देयरफॉर देयर इज फॉर ऑल A belongs to C there is pre image in set A। कहां पे होगी, इन दोनों पॉइंट से मैं बोलूंगा फ्रॉम 1 टू कि जो C को बिलोंग करते हैं उन सब की इमेज कहां मिलेगी, A में भी मिलेगी। तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं कि GOF इज ऑन टू। आई बात समझ में भाई, ठीक है। किसी को समझ में नहीं आ रहा हो, एक दो बार ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो ज्यादा जरूरी चीजें नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर कुछ चीजें ज्यादा समझ में नहीं आ रही है तो एक दो बार एक्सरसाइज जब करोगे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगी, ऑन टू क्या होता है, 1 1 क्या होता है, ठीक है। तो उसके बाद आप बाद में भी कर सकते हो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने पहले बोला ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बट आपको पता होना चाहिए इसलिए मैंने करवाया, ठीक है। तो समझ में आ गया ऑन टू क्या है, ठीक है। सिंपली जो बात यहां बोली थी ना वही मैंने बोला है कि भाई इसके सारे एलिमेंट की प्री इमेज यहाँ है, इसके सारे एलिमेंट की प्री इमेज यहाँ है, तो देयरफॉर इसके सारे एलिमेंट की प्री इमेज कहां मिलेगी, आपको यहां मिलेगी। तो देयरफॉर अगर इसके सारे एलिमेंट की प्री इमेज यहां है तो इसका मतलब ये यहां से यहां, मतलब GOF इज ऑन टू फंक्शन, यही मैंने बोला है, बस दैट्स इट, ठीक है। यही लाइन आपको यहां रिपीट करनी है, यही लाइन यहां रिपीट करनी है, इसलिए मैंने नहीं लिखा, ठीक है भाई। इतना होने के बाद अब हम क्वेश्चन को उल्टा लेते हैं। उसी सेम क्वेश्चन में आपको गिवन है, जैसे मैंने आपको बोला 1 1 वाला करवाया था कि अगर आपको ये GOF है मेरा, अगर ये ऑन टू है तो क्या जरूरी है कि ये दोनों भी ऑन टू होंगे कि नहीं होंगे, वो चेक करना है, ठीक है। तो फर्स्ट आपको अगर 1 1 वाला याद हो तो उसमें मैं बता दूं आपको, GOF अगर 1 1 है तो उसमें जरूरी कंडीशन ये आई थी कि अंदर वाला फंक्शन F11 होना चाहिए, ठीक है। अब GOF अगर ऑन टू है, GOF अगर क्या है, ऑन टू है, ठीक है, तो इन दोनों में से क्या जरूरी है कि दोनों ऑन टू होने चाहिए, चेक करते हैं, ठीक है। तो फिर से ये वाली चीज जो कैसे प्रूव करोगे, आपको एग्जांपल लेके ही करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैंने देखा कि ये वाला ऑन टू है, ठीक है, पहले मैं इसको लेता हूं, ये मेरा ऑन टू है, ठीक है। अब मैं इसको इनटू बना के ट्राई करता हूं। मान लो मैंने एक एलिमेंट ले लिया यहां 8, ये क्या हो गया, इनटू हो गया, ठीक है। तो यहां भी एक एलिमेंट 8 आ जाएगा, यस और नो, ठीक है। C कैसे लिखा होगा हमने, 5 6 और 7 था ना, C बिलोंग्स टू 7, सॉरी, ये भी 8 हो गया, तो क्या ये ऑन टू बचा, ये ऑन टू नहीं है, तो ये ऑन टू होगा तो ये इनटू नहीं हो सकता, इसका मतलब 8 यहां नहीं आ सकता, मतलब ये 100% श्योर है कि ये ऑन टू होगा। तो एक चीज मुझे यहां से मिलती है कि अगर GOF ऑन टू है तो बाहर वाला फंक्शन G इज ऑन टू, ये नेसेसरी कंडीशन है, भी जरूरी है, ठीक है। अब चेक करता हूं इसके बारे में, ठीक है। मान लो यहां पे एक और एलिमेंट मैंने ले लिया D, चेक करो क्या अब इन दोनों के रिलेशन पे कुछ फर्क पड़ा, 1 A पे गया, A 5 से गया तो 1 रिलेटेड टू 5, 2 A से गया और A फिर 5 से गया तो 2 रिलेटेड टू 5, 3 B to 6, 3 to 6 हो गया, 4 C पे गया, C से 7 पे गया, ठीक है। और ये सॉरी ये है ही नहीं यहाँ पे, ये तो हटा दिया हमने, ठीक है। तो इसके ऑन टू नहीं होने से, इसके इनटू होने से इस पे फर्क पड़ा, नहीं पड़ा। अगर ये ऑन टू है तो भी ठीक है, इनटू है तो भी ठीक है, ठीक है। तो नेसेसरी कंडीशन क्या है कि G मस्ट बी ऑन टू होना चाहिए, ध्यान रखना। ये GOF जब 1 1 होगा तो अंदर वाला फंक्शन 1 1 होगा, 100% नेसेसरी कंडीशन है ये। और GOF जब ऑन टू होगा तो G इज ऑल्सो ऑन टू। तो आपको ये वाला जो पार्ट है, सेकंड पार्ट, जब आपको ये ऑन टू गिवन हो तो आपको ऐसे एग्जांपल लेके ही करना है, ठीक है। क्योंकि कोई किसी भी स्टेटमेंट को जब मुझे बोलना हो कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है तो सिंपल सा तरीका होता है, कोई भी एक एग्जांपल लेके आप बता दो कि ये गलत हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो आपका काम हो गया। लेकिन जब आपको सही प्रूव करना होता है कि ये थ्योरम्स ऐसे होगी, तब मुझे एक मेथड की जरूरत होती है। तब आप एक एग्जांपल से, पर्टिकुलर एग्जांपल से नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे, हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या इन्हीं से रिलेटेड है, ठीक है, तो इसको हटा दूंगा, आई थिंक ज्यादा नहीं है, उसको आप सिंपली इसी से भी प्रूव कर सकते हो, ठीक है, जो हमने लास्ट दो थ्योरम्स पढ़ी हैं, ठीक है। इसने क्या बोला है कि कंपोजिशन ऑफ टू बाइजेक्शन फंक्शन। बाइजेक्शन क्या होता है भाई, बाइजेक्शन आपने पढ़ा है कि ऐसे फंक्शन जो 1 1 भी होते हैं और ऑन टू भी होते हैं, ठीक है, इज ऑल्सो बाइजेक्शन, ठीक है। यानी दो फंक्शन है मेरे पास, ठीक है। अगर दोनों क्या है, 1 1 भी है, ऑन टू है, तो उनका बाइजेक्शन यानी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज ऑल्सो क्या होगा, बाइजेक्शन ही होगा। तो देखो सिंपली आपने ये चीज सीख चुकी है कि मान लो मैंने माना कि F और G मेरे दो फंक्शन है, दिस इज बाइजेक्टिव है, ये मेरा बाइजेक्टिव फंक्शन है और ये भी मेरा बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव का मतलब क्या है भाई, सिंपल सा बोल, हमने सीख लिया कि ये क्या है, 1 1 भी है और ऑन टू भी है।
सेम एज इट इज ये वाला फंक्शन भी क्या है, 1 1 भी है और ऑन टू भी है। अब मुझे क्या प्रूव करना है, मुझे प्रूव करना है कि जी ओ एफ भी क्या होगा, मेरा बाइजेक्टिव ही होगा, यानी 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। तो लास्ट की दो थ्योरम हमने पढ़ी है कि अगर एफ मेरा 1 1 है, एफ मेरा क्या है 1 1 है, जी भी मेरा 1 1 है, तो उस कंडीशन में जी ओ एफ क्या होगा 100% 1 1 होगा। ये थ्योरम हमने पढ़ी है। तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि f is 1 1, g is 1 1, therefore g of f is also 1 1। सेम थ्योरम हमने लास्ट पढ़ी कि अगर f मेरा ऑन टू है, g मेरा ऑन टू है, तो g of f is also ऑन टू। तो एक ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी है ऑन टू भी है, वो क्या होगा मेरा बाइजेक्टिव होगा। दैट्स इट। आई थिंक सिंपल था। लास्ट की दोनों थ्योरम्स, अगर इसको पूरा लेंथी करना चाहते हो तो भाई इसको 1 1 जैसे हमने 1 1 प्रूव किया था 1 1 प्रूव कर दो, जैसे हमने ऑन टू प्रूव किया था वैसे ऑन टू प्रूव कर दो। बाकी आप डायरेक्टली थ्योरम्स का मतलब आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। इट मींस ये दो फंक्शन अगर 1 1 है तो इनका कंपोजिशन भी 1 1 होगा, दो फंक्शन अगर ऑन टू है तो इनका कंपोजिशन भी क्या होगा, ऑन टू ही होगा। ठीक है भाई, याद रहेगा। ठीक है, लास्ट बढ़ते हैं, लास्ट थ्योरम है हमारी। ठीक है लास्ट दो है लेकिन आप एक से ही दोनों कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसको हटा दूं आई थिंक। ठीक है, तो नेक्स्ट थ्योरम क्या बोलती है आपकी नेक्स्ट बोलती है भाई कि अगर मेरा फंक्शन f है एक डिफाइंड फ्रॉम a टू b, फंक्शन f है डिफाइंड फ्रॉम a टू b, ठीक है, और फंक्शन g है डिफाइंड फ्रॉम b टू a। ये a टू b डिफाइन है, ये b टू a डिफाइन है। ठीक है, तो फिर इसने बोला कि g o f इज इक्वल टू i a का मतलब क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन इन सेट a। ठीक है, आई बी मिलता तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप करोगे बी टू ए टू बी मिलेगा, मतलब आप उल्टा कर दो इनका, तो एफ ऑफ जी निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा, आई बी हो जाएगा। इट मींस आइडेंटिटी फंक्शन इन बी। तो आई बी आइडेंटिटी फंक्शन आप सीख चुके हो कि अगर मैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, हमेशा एक्स मिलेगा। इट मींस वाई इज इक्वल टू एक्स की फॉर्म में हमने सीखा है। ठीक है तो पहले बता दूं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स किसकी बात होती है, जब आप बात करते हो आइडेंटिटी फंक्शन की। ठीक है, यानी जो मैंने पुट किया वो उसी से रिलेटेड होना चाहिए। मैंने 1 पुट किया तो 1 ही मिलना चाहिए, 2 पुट किया 2 ही मिलना चाहिए। ठीक है, तो सेम एज इट इज अगर आपको मैं बोलूं कि g ऑफ f ऑफ x ये अगर आइडेंटिटी फंक्शन है तो इसका मतलब क्या है, इनपुट क्या है x, तो इसका मतलब भी इक्वल टू x ही आना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है आइडेंटिटी फंक्शन। तो याद रखना कि फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम a टू b एंड g डिफाइंड फ्रॉम b टू a, देन g of f इज i a। ये मुझे गिवन है, ये मुझे क्या है, गिवन है। तो इसके लिए आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है। देन प्रूव दैट, देन इसने बोला है कि मुझे प्रूव करना है कि f इज 1 1, तो f तो क्या होना चाहिए मेरा 1 1 होना चाहिए, और g जो है मेरा क्या होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन प्रूव करनी है मुझे। ठीक है, तो आई थिंक आइडेंटिटी फंक्शन समझ गए क्या होगा। ठीक है, जो अंदर होता है उसको एज इट इज लिख दो, दैट्स इट, सिंपल। ठीक है तो सबसे पहला काम करते हैं, f को 1 1 प्रूव करते हैं। f को 1 1 कैसे प्रूव करते हैं भाई। ठीक है, कोई भी एलिमेंट लेते हैं, तो f को 1 1 प्रूव करना है तो कहां से उठाएंगे हम, a से। तो मैंने क्या लिया, इसका यूज करके करना है मुझे। ठीक है, तो मैंने क्या लिया कि लेट x1, x2 बिलोंग्स टू a। मैंने दो एलिमेंट उठा लिए, x1 x2 बिलोंग्स टू a और मैं क्या लूंगा नाउ कि fx1 इज इक्वल टू, मैंने क्या कर दिया, fx2 पुट कर दिया। ऐसे करते हैं कि fx1 इज इक्वल टू fx2। अब मुझे प्रूव करना है कि अगर x1 इक्वल टू x2 मिल जाए तो इट मींस ये 1 1 है, अदरवाइज ये मैनी 1 होगा। ठीक है, तो अब मैंने बोला कि fx1 इज इक्वल टू fx2 है, तो अगर मैं इसको y मान लूं, इसको मैं अगर y मानता हूं, ठीक है, तो अब मुझे पता है fx1 किसको बिलोंग करेगा, सेट b को, और सेट b यहां पे भी है, यानी ये इसका डोमेन है, ये इसका क्या है, डोमेन है। और सेम एलिमेंट के लिए इसकी आउटपुट क्या रहेगी, हमेशा सेम, यानी 3 के लिए हमेशा मेरी आउटपुट क्या मिलने वाली है, b ही मिलने वाली है। तो सेम क्या मैं इसी को लिख सकता हूं कि g ऑफ f ऑफ x1 इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x2। क्या ये चीज समझ में हमने लास्ट भी की थी, अब फिर से कर रहा हूं भाई इन दोनों को मैंने इक्वल लिया, इसका मतलब ये दोनों सेम एलिमेंट है। सेम एलिमेंट के लिए, किसी भी सेम एलिमेंट के लिए, यानी मैं बोलूं कि 3 के लिए आपको फंक्शन की वैल्यू क्या मिलने वाली है, 6। 3 के लिए क्या मिलने वाली है, 6। 2 बार बोलने से कुछ नहीं होने वाला, हमेशा क्या मिलेगी, सेम। तो ये और ये दोनों बातें एक ही है, मतलब इक्वल टू y है। तो इसका मतलब f ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ y होगा, यस नो, g ऑफ y इज इक्वल टू g ऑफ y होगा 100%। तो मैंने सिर्फ फंक्शन g बाहर लगा दिया, y अंदर रहा मेरा एज इट इज। ठीक है भाई अब इसको मैं लिखता हूं दैट इज g ऑफ f ऑफ x1, यस और नो, बिल्कुल सही है। इसको भी लिखता हूं g ऑफ f ऑफ x2 सॉरी, बिल्कुल सही है। अब हमने देखा कि g ऑफ f मेरा क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है। तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या बोलता है भाई कि g ऑफ f
कि जो इनपुट है वही इसकी आउटपुट भी होगी, तो देयरफॉर x1 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या आएगी x1, दिस इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या आएगी x2। क्यों आएगी? बिकॉज g ऑफ f इज एन आइडेंटिटी फंक्शन इन a। ठीक है, तो इनपुट मैंने कहां से दी थी? सेट a से दी थी, तो आउटपुट भी मुझे क्या क्या मिली? वही सेम मिली। इट मींस g ऑफ f इज x इज इक्वल टू x2 है, तो देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूं? f इज 1 1। यस और नो? बिल्कुल सेम, सही है। ठीक है, अब बात करते हैं ऑन टू है कि नहीं है। तो ऑन टू कौन सा बताना है? ऑन टू बताना है मुझे फंक्शन g को। तो f तो मेरा क्या होगा? इससे 1 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि g ऑन टू कैसे है। ठीक है, उसकी बात करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा ध्यान से समझना इसको। g ऑन टू का मतलब है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मुझे प्रूव करना है कि a का हर एक एलिमेंट किसको बिलोंग करता है? b को बिलोंग करता है। a का हर एक एलिमेंट किसको बिलोंग करना चाहिए? b को बिलोंग करना चाहिए। तो मैं बोल देता हूं कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, सारे x जो a को बिलोंग करते हैं। ठीक है, और ऊपर वाले सेट की बात करूं, ये मुझे प्रूव करना है कि a के हर एक एलिमेंट किसको बिलोंग करना चाहिए? b को। यानी भाई सेट a जो है, अब सेट g के लिए रेंज और कोडोमेन क्या होना चाहिए? दोनों ही सेट a होना चाहिए। ठीक है, यानी दोनों इक्वल होना चाहिए। तो अगर मैं एक एलिमेंट लेता हूं x से, ठीक है, तो मुझे पता है कि इस x के लिए यहां पे मेरे को f ऑफ x मिलेगा। यस और नो? बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, तो बोल सकते हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a देयर इज f ऑफ x बिलोंग्स टू b। यस और नो? बिल्कुल भाई। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूं कि इस f ऑफ x को बोल देता हूं y। ठीक है, कुछ लोग सोचेंगे यही प्रूव हो गया, यही तो मुझे करना था, a b को बिलोंग करता है, b a को। ठीक है, तो कहीं नहीं बोला कि भाई ये इसका इनवर्स है, एग्जैक्टली क्या है, g फंक्शन अलग है, f फंक्शन अलग है। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? देखो इतना काम कर देते तो हमारा काम हो जाता है वैसे तो। ठीक है, लेकिन a टू b है, ये b टू a है। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रोसेस और करना पड़ेगा। क्या? उसके लिए f(x) मैंने y माना, अब ये y किसको बिलोंग करता है भाई? y करता है बिलोंग को b को, तो मैं बोल सकता हूँ फॉर ऑल, क्योंकि f(x) b को बिलोंग करता है, तो y भी किसको बिलोंग करेगा? b। तो इसका मतलब इसके सारे एलिमेंट, ये भी तो b है, दोनों में सेम होगा। तो इस b के लिए अगर मैं बोलता हूं कि y बिलोंग्स टू b है, तो सेम एज इट इज मैं बोल सकता हूं कि देयर इज f ऑफ y बिलोंग्स टू a। यस और नो? ठीक है, कि यहां पे अगर मैं इसमें y इनपुट डालता हूं तो यहां मुझे f ऑफ y मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा भाई, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको f ऑफ y को लूं तो क्या मैं इसको लिखता हूं? सॉरी, दिस इज z नॉट y। ठीक है, बिकॉज दिस फंक्शन इज z नॉट f, दिस इज gy। ठीक है, तो इसको लिखते हैं gy मींस g ऑफ y क्या है? f ऑफ x। ठीक है, इसको लिखता हूं g ऑफ f ऑफ x। यस और नो? ये क्या है मेरा भाई? इसने बोला कि ये जो है मेरा आइडेंटिटी फंक्शन है, इसका मतलब दिस मस्ट बी इक्वल टू x। जो मेरी इनपुट है वही मेरी आउटपुट मिलनी चाहिए। इट मींस x इज इक्वल टू y होना चाहिए, तभी तो आइडेंटिटी फंक्शन होगा। ठीक है, तो अब यहां से मुझे क्या मिल गया? यहां से देखो मुझे मिल रहा है कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, सभी जो x a को बिलोंग करते हैं उनके लिए क्या है? देयर एग्जिस्ट f ऑफ x और वी कैन से y। ठीक है, हर x जो a को बिलोंग करता है उसके लिए एक एलिमेंट y मिलेगा। किसमें मिलेगा? सेट b में। ठीक है, बिलोंग्स टू b एंड f ऑफ y मुझे क्या मिल रहा है? दैट इज इक्वल टू x। तो इसने कंप्लीट कर दिया ऑन टू का काम। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है भाई। ठीक है, कि अब यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, तो ये क्या हो गया? सॉरी, पहले a टू b गए, b टू c, यानी मेरा सेट a टू b है, b टू a ऐसे डिफाइन है। यहां से आप यहां गए, यहां से वापस यहां। ठीक है, तो इसका ये एलिमेंट इसी से कनेक्टेड होगा, तभी तो ये क्या होगा? 1 1 होगा। यानी इसमें मैं कुछ भी इनपुट डालूं आपको वही आउटपुट मिलेगी जब आप बात करेंगे जीएफ की। लेकिन मुझे प्रूव करना था कि ये ऑन टू है। ठीक है, तो मैंने पहले बोला कि इस ए के लिए यहां पे हर एक एलिमेंट है, फिर मैंने बोला कि यहां पे अगर कुछ भी इनपुट डालता हूं तो उसके लिए भी हर एक एलिमेंट यहां पे है। ठीक है, तो दिस इज योर ऑन टू फंक्शन। यस और नो? इसका मतलब यहां ए में कोई भी एलिमेंट मैंने ऐसा नहीं छोड़ा जिसकी प्री इमेज बी में ना हो। मैंने दोनों तरीके से बता दिया कि भाई अगर ए में कोई भी एलिमेंट होगा तो वहां वाई भी मिलेगा मुझे बी में। ठीक है, अब बी के हर एलिमेंट के लिए मेरे पास ए में भी है, तो क्या हो सकता है कि ए में कुछ खाली बचेगा? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो ये प्रोसेस हमने इसीलिए किया। ठीक है, एक चीज तो हमारी ये यूज हो गई क्योंकि बिकॉज दिस इज, यहां रीजन भी देंगे, बिकॉज जी ओ एफ इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन इन ए। ठीक है, तो हो सकता है थोड़ी सी चीजें आपको झोलमोल लगे यहाँ पे। ठीक है, लेकिन ये चीज समझने वाली है। देखो एथेटिस तो यहां से मैं बोल सकता हूँ ऑन टू हो गया, बस काम खत्म हो गया, लेकिन मुझे यहां से ये चीजें क्यों करनी पड़ी? ठीक है, ताकि ब्रीफली मैं बता सकूं कि ठीक है
यहां से ए टू बी में तो जाओगे, लेकिन इससे ये तो प्रूव नहीं हो रहा ना कि इसके लिए हर एक एलिमेंट, इसके जो हर एक एलिमेंट है ए, उसके लिए यहां इमेज होगी, बट हो सकता है यहां एक आधी ज्यादा भी हो, ठीक है। फिर मैंने दोबारा बता दिया कि यहां अगर y है कोई भी, ठीक है, तो उसके लिए यहां भी इमेज होगी। इसका मतलब कंफर्म हो गया, ठीक है, कि यहां पे कुछ खाली नहीं बचने वाला है, ठीक है। तो इट मींस दिस इज योर ऑन टू फंक्शन, ठीक है। एक दो एग्जांपल लेके ब्रीफली इसको करके देखो, फिर भी समझ नहीं आता कमेंट करो, आपको दोबारा करवाया जाएगा, ठीक है। सेम एज दूसरा क्वेश्चन है, जीओएफ की जगह आपको एफओ जी करना है, दिस इज इक्वल टू आई बी अगर गिवन हो तो हो जाएगा कि मुझे प्रूव करना होगा जी इज 1 1 एंड दिस इज ऑन टू। तो सेम प्रोसेस है, सेम के साथ आपको करना है, दैट इज लास्ट थ्योरम ऑफ योर क्वेश्चन, ठीक है। तो आई थिंक आज के लिए इतना इनफ है, ठीक है। चीजें आपको होप सो समझ में आई होगी, ठीक है। कुछ चीज समझ में आता है कमेंट करें, उसको हम ट्राई करेंगे आपको, ठीक है, कि तरीका चेंज करके या कैसे भी करके आपको समझ में आए। तो अभी के लिए थैंक यू।